हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडल परख का बिजनेस स्टडी क्लास 12 का मॉडल पेपर सेट नंबर 4। और सेट नंबर 4 के बाद हम लोगों का मॉडल परख का बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर हो जाएगा खत्म। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 अपलोड कर दिया है। इस साल का मॉडल पेपर, पिछले सालों का मॉडल पेपर, पिछले सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हिंदी वालों का अलग, इंग्लिश वालों का अलग, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, महामैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ 100 एमसीक्यूज, हर एक चीज हम आप लोगों को बिजनेस स्टडी में करा दिए हैं। कई सारा वीडियो प्रीवियस ईयर का ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था इस बार सेम सिलेबस है। उल्टा हम लोगों का जो है वो एक चैप्टर डिलीट हुआ है। तो अगर आपने बिजनेस स्टडी में कुछ नहीं पढ़ा है तो बिजनेस स्टडी क्लास 12 का प्लेलिस्ट ऊपर देंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कमेंट बॉक्स पे दिया रहेगा, या यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां बिजनेस स्टडी क्लास 12 का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से आपको जो देखना है देख लो, तैयारी कर लो, क्योंकि इतना कर लेने से 100% बिजनेस स्टडी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जो नहीं किए हैं वो कर लेना, क्योंकि हमको पता है कि बाकी सारे स्टूडेंट लोगों ने इन चीजों को पहले से कवर कर रखा है। चलो आप समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन में देखो, एक मिनट रुको, वायर वाला जो माइक है ना, ये बार बार नीचे फंस जाता है टेबल में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रबंध उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट सम्मिलित है। मैनेजमेंट इज ए डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इन्वॉल्व्स मशीन। यानी कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण इसलिए करता है क्योंकि इसमें मशीन सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो हमको पता है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। एक होता है उच्च स्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर, तीसरा होता है निम्न स्तर, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? तो देखो सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बोल रहा है, तो इन चारों में से सोशल इन्वायरमेंट का यानी कि सामाजिक वातावरण का उदाहरण है हमारा ऑप्शन नंबर डी, परिवार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, यानी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट मतलब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें आपको देखने का जरूरत नहीं है। बिक्री में 20% वृद्धि और आगे कुछ नहीं लिखा है। भाई इसको तो देखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 गलती से यहाँ पे ये आ गया है, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियुक्तिकरण से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट कनेक्टेड विथ या नॉट कनेक्शंस विथ या इंटर कनेक्टेड विथ स्टाफिंग? स्टाफिंग में इन चारों में से क्या नहीं आता है? भर्ती रिक्रूटमेंट ये तो आता ही आता है, चयन सिलेक्शन ये तो आता ही आता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये तो आता ही आता है, प्रभार पब्लिसिटी ये प्रचार होता है यहाँ पे, प्रचार यानी कि पब्लिसिटी ये नहीं आता है। बोला था कौन नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये सब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ये नियुक्तिकरण का प्रमुख अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण किसके घटक हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग आर कंपोनेंट्स ऑफ, तो ये कंपोनेंट्स होता है हम लोगों का स्टाफिंग का यानी नियुक्तिकरण का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहां ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चयन की प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? इन चारों में से क्या करने का तरीका सिलेक्शन का एक स्टेप नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका रवैया संगठन यानी कि एटीट्यूड फॉर्मेशन ये सिलेक्शन का तरीका नहीं है। बाकी तीनों मेरा जो है वो सिलेक्शन का एक स्टेप होता है। सिलेक्शन करते समय ये काम आपको करते हैं, बस रवैया संगठन एटीट्यूड फॉर्मेशन को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 8, खुली नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड पर्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब दैट आर ओपन इज रिटर्ड टू एज, यानी सिंपल बोल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जगह खाली है उसके लिए वैकेंसी निकला। अब उस खाली जगह के बारे में लोगों को जानकारी देना है और लोगों को बोलना है कि आवेदन भरो, फॉर्म भरो। तो ये पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट।
रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भाई कि जो खाली जगह है उसका जानकारी लोगों को दो और लोगों से फॉर्म भरवाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भर्ती का बाहरी स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ध्यान से समझना, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में ना भर्ती का दो स्रोत होता है। अगर मेरा एक कंपनी है, सपोज कर लो हमको उस कंपनी में 10 स्टाफ का जरूरत है, 10 लोगों का जरूरत है, तो वो जो 10 लोगों का जरूरत है, हम दो तरीके से 10 लोगों को ला सकते हैं। पहला, मेरे कंपनी के अंदर में ही जो पहले से लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को काम पे रख लेंगे, तो ये कहलाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी कि आंतरिक स्रोत। आंतरिक मतलब अंदर से ही ले रहे हैं कंपनी का। और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि बाह्य स्रोत, जहां हम बाहर से किसी को पकड़ के ला लेके आ रहे हैं काम के लिए। वो मेरे कंपनी में पहले से काम नहीं करता था, हम बाहर से उसको पकड़ के ला रहे हैं, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स। तो ये बोल रहा है कि यहां से कौन एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, कौन बाहरी स्रोत नहीं है, यानी जो अंदर का तरीका है, इंटरनल सोर्स है। तो प्रमोशन यानी कि पदोन्नति जो होता है ये इंटरनल सोर्स है मेरा। बाकी ये तीनों जो है मेरा ये बाहर सोर्स है, हम बाहर से आदमी लोग को काम पे लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर इसका होगा। क्लियर है बात? आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखना क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है हम लोगों को। बोला गया है किस प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत कारखाने जैसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है? अंडर विच ट्रेनिंग मेथड फैक्ट्री लाइक कंडीशंस आर क्रिएटेड। तो ये होता है हम लोगों का प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, यानी कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब ये क्या होता है, इसके बारे में इतना डीपली आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है, बस इसका आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशिक्षण की डॉट डॉट पद्धति के तहत एक प्रशिक्षु को मास्टर कार्यरत के रूप में मार्गदर्शन में रखा जाता है। अंडर द डॉट डॉट मेथड ऑफ ट्रेनिंग ए ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्क। इसको हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षार्थी या नव सुजुआ प्रशिक्षण। अब देखो इसमें क्या होता है, सपोज कर लो कि जितने भी वर्कर्स हैं, सपोज कर लो ये 3 नए-नए वर्कर्स काम पे आए हैं। 3 लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो इन 3 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ऊपर एक मेन आदमी को खड़ा कर दिया गया और इसको बोला गया कि तुम इन तीनों को ट्रेनिंग दो। जैसे ये ए है, ए को बोला गया कि ये एक्स, वाई, जेड 3 नए स्टाफ हैं, तो इन तीनों को ट्रेनिंग देने का काम किसको सौंपा गया? ए को सौंपा गया। तो ये जो ए है वो इन तीनों को ट्रेनिंग देगा। जितने भी लोग आएंगे सीखने उसको ट्रेनिंग ए देगा, तो उसी को बोलते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया भर्ती चयन प्रशिक्षण, ये तो अभी अभी पढ़े थे ना, ट्रेनिंग का पार्ट है, यानी नियुक्तिकरण का हिस्सा होता है। ठीक है, हो गया, हो गया ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे निम्न में से कौन नेतृत्व की शैलियां है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीडरशिप स्टाइल। बाप रे, ये तो 3 मॉडल पेपर में दिखा। तो लीडरशिप का ये तीनों ही अपना अपना तरीका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मास्टर बजट किसके लिए बनाया जाता है? हुज मास्टर बजट इज मेड। हम ये पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। दूरी नहीं, ये गलती से लिखा है, यहाँ होगा पूरी संस्था के लिए, द होल ऑर्गेनाइजेशन। मास्टर बजट जो होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे वित्तीय नियोजन का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग ये सभी चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, तरलता एवं लोच, सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पर्याप्त पूंजी के लिए, एडिक्यूट कैपिटल के लिए, कम लागत और पूंजी का एकत्रित करने के लिए, लो कॉस्ट कैपिटलाइज कैपिटल रेजिंग करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 ना, ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट वित्तीय बाजार का क्वेश्चन है, लेकिन ये तो डिलीट हो गया है ना एनसीईआरटी से, और इसको जेक बोर्ड भी डिलीट किया। अब हमको नहीं पता कि कोडरमा ये जो मॉडल पेपर है मेरा, यहाँ पे ये क्यों दिया, लेकिन है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। बोला गया है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिट्यूटेड इन। अब देखो सेबी का जो रीजनल सेंटर है ना मेरा, एक सेकेंड, सेबी का रीजनल सेंटर, हाँ क्या बोल रहा है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? अब देखो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका जो हेड ऑफिस है ना, वो इसका हेड ऑफिस है मुंबई। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? मुंबई है। ठीक है, लेकिन
इसके अलावे 3 जगह इसका रीजनल सेंटर है। एक है दिल्ली, एक है आपका चेन्नई और एक है आपका कोलकाता। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय पूछ रहा है ना, तो ये दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है और चेन्नई में भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 17। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है? इंडिया में टोटल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कितना गो है? तो टोटल 23 गो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है इंडिया में। जैसे और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शायद 1887 को बनाया गया था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है विश्व का सर्वप्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। बोला द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हम लोगों का बना था लंदन में। कहाँ बना था? लंदन में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। क्वेश्चन नंबर 19। व्यापार के लिए विपणन का होना, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। व्यापार के लिए बिजनेस का होना अनिवार्य है। मार्केटिंग के लिए बिजनेस का होना एकदम कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 20। उपभोक्ता विवादों के निपटारा तंत्र हैं द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज। इंडिया में अगर किसी कर्मचारियों के साथ किसी उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण होता है तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए 3 स्तरीय यानी 3 टियर्स लीगल बॉडी को बनाया गया है। 3 स्तर का। सबसे नीचा है जिला आयोग, सबसे नीचा है जिला आयोग यानी कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन जिला आयोग। दूसरा है राज्य आयोग यानी कि स्टेट कमीशन। उसके बाद है नेशनल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ये हम लोगों का 1 करोड़ तक के विवादों को सुनता है। 1 करोड़ तक के विवादों को सुनता है। ठीक है, हम लोगों का स्टेट कमीशन जो है वो 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के विवादों को सुनता है और 10 करोड़ से ज्यादा के विवादों को 10 करोड़ से अधिक के विवादों को सुनता है नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग। याद रखना इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, बता दिए यहाँ पे। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध का शुरुआत कब हुआ था? 1913 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। नियोजन है प्लानिंग, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सबके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 23। किस तरह के संदेश वाहन में समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? इन विच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये होता है मुक्त प्रवाह में यानी फ्री फ्लो में। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है चालू देनदारों पर चालू संपत्तियों की अधिकता क्या कहलाती है? द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी। तो याद है ना, एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी से ज्यादा है तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल कहलाता है यानी कि कार्यशील पूंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ था? 1887 को हुआ था। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? बंबई स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ था। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक हैं द फोर मोस्ट ओहो क्या हो रहा है? हाँ, द फोर मोस्ट इफेक्टिंग प्रोडक्शन मिक्स आर। कौन कौन सा? द फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोडक्शन मिक्स। तो विपणन यानी मार्केटिंग, उत्पाद यानी प्रोडक्शन, फाइनेंस, वित्त, हाँ सब सब इफेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे बोला जा रहा है लेबलिंग है। लेबलिंग करना जो है वो कंपलसरी है, आवश्यक है, आवश्यक, नेसेसरी। लेबलिंग करना नेसेसरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। किसका अधिकतम विस्तृत दायरा होता है? मैक्सिमम वाइड स्कोप इज। इन चारों में से कौन सा चीज का सबसे बड़ा एरिया होता है? तो वो होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का जो है वो सबसे बड़ा एरिया होता है आपका पैकेजिंग का। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण के तरीके और साधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये ना ऑप्शन एकदम गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन है यहाँ पे गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है उपभोक्ता विवाद निपटारा एजेंसी है। हम अभी बताए थे ना 3 आयोग को बनाया गया है ना। सबसे नीचे है जिला आयोग यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन और तीसरा होता है राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो बस हो गया हम लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म।
अब हम लोगों को पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी खत्म हो चुका है। ठीक है, चारों का चारों सेट हम आप लोगों को करा दिए हैं। यहाँ पे बिजनेस स्टडी का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। हम जैसे हमेशा बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि आप लोग प्लीज कम से कम बिजनेस स्टडी या बाकी सब सब्जेक्ट का कम से कम एक-एक मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करो। आपको कम से कम पता तो चले 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, 5 नंबर का कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, सोल्व करो। और सोल्व करने के बाद हमको 6201440595 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, सेव करो। इसी नंबर से मेरा टेलीग्राम है, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। आप आंसर लिखने के बाद किसी भी सब्जेक्ट का आप आंसर लिखोगे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का, हमको उसको लिख के भेजो। हम चेक करके बताएँगे कि आप लोग सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। अपने से भी लिखने का एक कला होता है, तो ज़रूर लिखना। लगभग 30 से 40 स्टूडेंट अब तक हमको क्वेश्चन लिख-लिख के भेज रहे हैं। हम सभी लोगों का क्वेश्चन चेक कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि ये नंबर और बढ़े। कम से कम 1000 से 2000 स्टूडेंट्स हमको भेजो, ताकि हम आप सभी लोगों का चेक कर सकें कि एग्ज़ाम के लिए कितना अच्छा से आप लोग प्रेज़ेंट करोगे। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ।